नमस्कार। आज के वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग भारतीय राज्य व्यवस्था ये पेपर पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज के वीडियो में हम गांधीवादी युग और असहयोग आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियोस में हमने राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने यह भी पढ़ा कि 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस के ऊपर उदारवादी विचारधारा का प्रभाव रहा। लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और इसके पश्चात उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा जो थी वो प्रबल हुई और 1919 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव देखा जा सकता है। होम रूल आंदोलन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, 1917 में मॉन्टेग्यू की घोषणा जो थी वो कई महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना इस काल की रही वो थी भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश। महात्मा गांधी जब भारत की राजनीति में प्रवेश लिया, उससे पूर्व 1915 में भारत आगमन के पश्चात उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया और जब राजनीति में आए तो वो ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में आए। इसीलिए उन्हें ब्रिटिश शासन के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे गांधी आहत हुए और वे ब्रिटिश शासन के सहयोगी की बजाय असहयोगी हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन जो था वो प्रारंभ किया। तो ऐसी कौन सी घटनाएं रहीं जिसकी वजह से महात्मा गांधी, जो कि ब्रिटिश शासन के सहयोगी थे, वो आगे चलकर असहयोगी बन गए? उन घटनाओं में हम सबसे पहली घटना देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनता में घोर निराशा। युद्ध काल में भारतीयों ने ब्रिटेन को हर तरीके से सहायता दी और युद्ध के समय ही भारतीय राष्ट्रवाद जो था वो प्रोत्साहित भी हुआ। भारत की जनता को स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसी बातें अब अच्छी लगने लगी और उनके अंदर घोर आशावाद का जन्म हुआ। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश शासन ने ये माना कि बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है युद्ध काल में, तो उसकी वसूली के लिए अधिक कर लगाने शुरू कर दिए, जिससे भारतीय जनता जो थी वो आहत हुई, क्योंकि उसी समय देश अकाल की स्थिति से भी गुजर रहा था और अकाल की स्थिति में ब्रिटिश शासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं प्रदान किया गया था। इसके अलावा जब युद्ध काल था, जब शुरू हुआ था, तो बहुत भारी संख्या में भारतीय सैनिकों की भर्ती की गई। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्ति के चरण पर आया तो तेजी से भारतीय सैनिकों की छटनी करना प्रारंभ कर दिया। इससे भारी संख्या में भारतीय जो थे वो बेरोजगार होने लगे और उनके अंदर ब्रिटिश शासन के प्रति घोर आक्रोश जन्म लेने लगा। दूसरी जो घटना रही वो था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट जो ब्रिटिश शासन के द्वारा पारित किया गया, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। 18 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ, जिसका भारतीय लोगों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके विरोध स्वरूप गांधी ने हड़ताल करने का निश्चय किया, लेकिन पहले यह तिथि 30 मार्च 1919 रखी गई। बाद में इसे बदलकर 6 अप्रैल कर दिया गया। 6 अप्रैल को पूरे देश के जो शहर थे, यहाँ तक कि गांवों में भी शांतिपूर्ण हड़ताल की गई
कुछ स्थानों में सरकार के द्वारा हिंसात्मक घटनाओं का आधार बनाकर दमन चक्र भी किया गया और 7 अप्रैल को गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में ब्रिटिश शासन के विरोध का उत्साह देखने लायक था और 10 अप्रैल को अमृतसर के जो डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने किसी कारण से पंजाब के जो 2 प्रसिद्ध नेता थे, सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को नज़रबंद कर अमृतसर से निष्कासन के आदेश दे दिए, जिसका जनता ने विरोध किया और स्थिति जो थी वो बहुत तनावपूर्ण हो गई। रॉलेट एक्ट और सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे उनका विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनरल ओडायर के नेतृत्व में अंधाधुंध गोली वर्षा की गई, जिससे लगभग 800 लोग मारे गए और 2000 के करीबन घायल हुए। इस हत्याकांड का उद्देश्य जो था वो पंजाब में आतंक फैलाना था, जिससे कि ब्रिटिश सरकार का विरोध समाप्त हो जाए और इसी क्रम में वहाँ पर अमानवीय व्यवहार और दमन चक्र रखा गया, मनमानी गिरफ्तारियाँ की गईं। इससे लोगों के मन में, विशेषकर गांधी के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति असहयोग की भावना का जन्म होने लगा। इस कांड के परिणाम स्वरूप जो प्रमुख लोग थे उन्होंने अपनी उपाधियों को लौटाना प्रारंभ कर दिया। इसी समय हंटर कमेटी की भी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने जनरल ओडायर को दोषी मानने के स्थान पर उनके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताते हुए परोक्ष रूप से समर्थन प्रदान किया। इससे भारतीय जो थे वो नाराज हो गए और उनके उदार मन को ठेस पहुंची। इसी तरह एक घटना और हुई जो कि खिलाफत आंदोलन के रूप में जानी जाती है। खिलाफत जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन प्रदान किए थे, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो संधि की उसमें उन आश्वासनों को भंग कर दिया और संधि के अनुसार टर्की के सुल्तान के अधिकारों को भी छीन लिया गया। इससे टर्की के सुल्तान को जो खलीफा मानने वाले भारतीय मुसलमान थे वो नाराज हो गए। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध करना शुरू कर दिया और उनके इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने भी समर्थन प्रदान किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से उपजी हुई जो निराशा थी वो रॉलेट एक्ट के रूप में, फिर आगे चलकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में, और फिर जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई और खिलाफत आंदोलन हुआ, ये ऐसी घटनाएं रहीं जिसने महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के सहयोगी के स्थान पर असहयोगी बना दिया और महात्मा गांधी ने नकारात्मक और सकारात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निश्चय किया। नकारात्मक जो कार्यक्रम रखे गए वो थे पदों और उपाधियों का त्याग करना, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना, विदेशी माल का बहिष्कार करना, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, सरकारी उत्सव समारोह आदि का बहिष्कार करना। इसी तरीके से असहयोग आंदोलन के लिए जो सकारात्मक कार्यक्रम चलाए जाने थे उनमें था राष्ट्रीय स्कूलों कॉलेजों की स्थापना करना, स्वदेशी का व्यापक स्तर पर प्रचार करना, हाथकरघा बुनाई उद्योग का विकास करना और अस्पृश्यता का अंत करना। इस क्रम में गांधी ने सबसे पहले अपने केसर-ए-हिंद के पदक को वापस कर दिया। सेठ जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अलग अलग स्थानों पर सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, मुस्लिम विद्यापीठ अलीगढ़ में, काशी विद्यापीठ,
इनकी स्थापना की गई और इन राष्ट्रीय विद्यालयों में देश सेवा के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। अदालतों का बहिष्कार किया गया, वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया। इस तरीके से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जगह जगह असहयोग आंदोलन के रूप में नकारात्मक और सकारात्मक कार्यक्रम चलाए गए। आंदोलन का विरोध करने के लिए शासन के द्वारा दमन चक्र आरंभ किया गया और उन्होंने इस तरीके की स्थिति पैदा कर दी कि जहाँ कहीं भाषण होते थे उन भाषणों को रोका जाने लगा। प्रमुख जो नेता थे उनको गिरफ्तार किया जाने लगा और जहाँ कहीं भी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होता था, आंदोलन चलते थे, उनमें लाठीचार्ज किया जाने लगा। भारतीयों के साथ मारपीट की जाने लगी, उन्हें गोली से मारा जाने लगा। दमन चक्र जो था वो बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ये माना जाता है कि 60,000 के करीबन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी जनता के अंदर उत्साह जो था वो कम नहीं हो रहा था। जनता ने जब यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ तो उसका विरोध किया, बहिष्कार किया और इस प्रकार से पूरे ब्रिटिश शासन का बहिष्कार जो था वो भारतीय जनता के द्वारा किया जाने लगा। चूँकि प्रमुख नेता गांधी समेत जो प्रमुख नेता थे वो गिरफ्तार कर लिए गए, तो ऐसे में आंदोलन जो था वो नेतृत्व विहीन हो गया और बौखलाई हुई जो जनता थी उसने 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस के बल प्रयोग से उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जहां थानेदार समेत 21 सिपाही जो थे वो जलकर मारे गए। इसका गांधी के मानस पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने तत्काल ही इस आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव रख दिया। आंदोलन अचानक रोक दिया गया और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी दुर्बलता सिद्ध हुई, क्योंकि आंदोलन जब अपनी सफलता के चरम पर था तो उस समय गांधी ने हिंसा होने के कारण इस आंदोलन को रोक दिया। राजनीति में धर्म का प्रवेश होने से यह आंदोलन जो था वो सफलता के चरम पर पहुंचकर रोक दिया गया और इसके अचानक स्थगन से सभी हतप्रभ रह गए और कोई भी गांधी जी के मकसद को नहीं समझ पाया। इसे अचानक रोक देना, इस आंदोलन को, इसे गांधी का अबुद्धिमत्तापूर्ण कार्य भी करार दिया गया और ये माना गया कि अगर ये आंदोलन चलता रहता तो निश्चित रूप से भारत को स्वतंत्रता मिल गई होती। लेकिन ये दुर्बलताएं इस आंदोलन की भले ही रही, लेकिन यह आंदोलन जो था वो भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में साबित हुआ। इस आंदोलन का महत्व हम निम्न बिंदुओं के आधार पर जान सकते हैं, जैसे कि इस राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसे इस असहयोग आंदोलन ने एक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान कर दिया। जनता ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। अब तक यह आंदोलन जो था वो कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन इस आंदोलन ने जन सामान्य को इससे जोड़ दिया और ये पहला आंदोलन बना जिसे जन आंदोलन नाम दिया गया और इसके बाद भारतीय जनता के अंदर स्वाभिमान की भावना का जागरण हुआ। इसके अलावा जनता निर्भीक हुई। अब तक जनता सरकार का विरोध करने से डरती थी, जेल में जाने से घबराती थी, लेकिन इस आंदोलन का परिणाम निकला कि जनता ने निर्भीक होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। इसके अलावा इस आंदोलन
के समय में जब तक ये आंदोलन चलता रहा, ब्रिटिश सरकार भी जनता का पूर्ण सहयोग करने का प्रयास करती रही। 1919 के जो सुधार अधिनियम पारित किया गया, उसे भी उदारतापूर्वक क्रियान्वित किया गया और कोशिश की गई कि जनता के प्रति विरोध कम किया जा सके। इस आंदोलन की जो महत्वपूर्ण सफलता रही वो थी इसका रचनात्मक कार्यक्रम होना, जैसे कि चरखा कातना, खादी, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना, विदेशी माल की बजाय स्वदेशी माल को अपनाना। इससे देश को लाभ हुआ और जनता स्वदेशी कार्यक्रमों से जुड़ सकी। तो इस प्रकार भले ही असहयोग आंदोलन जो था वो बिना किसी सफलता के समाप्त कर दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने आगे चलकर देश को स्वतंत्रता की वो दिशा दिखलाई जिससे हम ये मानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हुई।